हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वही जो टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, उसी को और आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें और क्या कहा गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था और उसके आगे से आपको कैसे कंटिन्यू करना है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या होता है उसका, सोसाइटी पे क्या प्रेशर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, आइडियाज़ कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, आपको मार्केट के बारे में क्या पता है और आपको सारी चीज़ों से कैसे टैकल करना है, डील करना है, एनालाइज करना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में मैं बताती चल रही हूँ कि आप लोग उस पर टिक मार्क ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। जैसे कि आप टाइप्स टाइप्स से आप एक चीज़ ज़रूर बना सकते हैं। वेट अ मिनट। या तो हम लोग टाइप्स देखते हैं कि टाइप में आपको चारों याद करने हैं, उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन सारे टाइप्स में फिट बैठती हैं। और आपको ये क्वेश्चन पेपर पर्पल के हिसाब से पढ़ना है कि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आप लोग को बहुत बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ बहुत नया नहीं है, लेकिन आपको उसके जो की वर्ड्स हैं, हमेशा आप अपना 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देखेंगे या आप CUET के पुराने पेपर्स देखेंगे या मैंने जितना NCERT पढ़ा है, तो उससे मुझे ये पता चला है कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो की पॉइंट से बनते हैं। कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ऐसे थ्योरेटिकल कुछ नहीं पूछा जाएगा कि बहुत जेनरिक कुछ पूछ दिया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की पॉइंट्स के बनते हैं, जो मैं लगातार क्लास में आपको बताती रहूँगी। आपको मैं इन डेप्थ नॉलेज दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको कैसे डील करना है या आपको कितने आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको मैं जितनी चीज़ें अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको वो सब पॉइंट टू पॉइंट लर्न करते चलना है। समझ तो हम रहे ही हैं, लेकिन अगर आप वो याद कर लें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ी। इम्पॉर्टेंस में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाता है, कि अगर आप मार्केट में कोई बिज़नेस डालते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। जब वो एक्सपेंड होता चला जाता है तो आप लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो आपको आपस में रिलेशन बना के चीज़ें याद करना भी ईजी होता है। जैसे मैंने क्या किया था, मैं अपने स्कूल टाइम में या मैंने अपने कॉलेज टाइम में ये ट्रिक मैंने अपनाई थी। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि आप फ़्लो चार्ट बना लें। आप कोई भी बेसिक एक टॉपिक है, उसके अंडर फ़्लो चार्ट बना के अगर आप चीज़ें याद करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। ये देखिए, ये आपका मेन चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। आपको इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि अरे ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, या इसमें बहुत ज़्यादा मुझे डेप्थ में पढ़ना है, या ये चैप्टर कितना बड़ा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम्पल से इस पूरे टॉपिक को आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे पेपर के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो आपका बेस तैयार होगा, क्योंकि इसी के आगे जब हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जितनी भी टॉपिक हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये आपके इतने ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको बेस बन रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि बिज़नेस बनता कैसे, या हमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, या हमें किस पे वर्क करते रहना चाहिए एक अच्छा बिज़नेस रन करने के लिए। उसके बाद हम इन डेप्थ बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे पेपर में। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस पढ़ी थी। देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इट्स ओ नॉट ए, टाइपो एरर है।
तो ये देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इट्स सॉट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कल की क्लास में भी आप लोग को समझाया था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग टाइम टू टाइम पे पढ़ते रहेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखते रहेंगे, अलग अलग कंपनी के सेम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं तो आपको समझ में आएगा। और मैं एक चीज़ बताऊं कि आप इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी सेम एग्जाम्पल यूज़ हो जाएगा, सेम एनालिसिस पूरे एंटरप्रेन्योर के आपके पेपर में लगेगी। The next topic is identifying entrepreneurial risk. Risk, business is all about risk. अगर आप कौन सी सीरीज़ आई थी हम लोगों ने देखी थी, आई गेस 1992 करके एक सीरीज़ आई थी जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी टैग लाइन हो जाती है जो बहुत ज़्यादा हिट हो गई इंस्टाग्राम पे, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके मीम्स देखे कि रिस्क में इश्क है। वो इस तरीके से डिफाइन करने, क्योंकि वो उसका बिजनेस माइंड था, उसको लग रहा था कि वो मतलब उसके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर था उसका। तो ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी। तो बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं है तो अगर आप एंटर कर भी रहे हैं उस मार्केट में तो आप बहुत लंबे समय तक उस पर बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रिस्क से आप ये नहीं समझते हैं कि आप किसी भी चीज़ में उतर गए और रिस्क लेने का क्या मतलब है कि हाँ मैंने सारा फाइनेंस लगा दिया और जो भी रिस्क होगा मेरा फाइनेंस डूब जाएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, रिस्क से यहाँ से आपको ये समझना होता है कि ट्रायल एंड एरर, आप इस ट्रायल एंड एरर के लिए रेडी होते हैं, आप हर टाइम टू टाइम पे अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने के लिए रेडी होते हैं, इनोवेशंस करने के लिए रेडी होते हैं। इसी को यहाँ रिस्क से डिफाइन किया गया है। देखिए जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट इस तरीके के की पॉइंट्स दिए गए हैं, मुझे लगता है कि आपको ये साथ साथ में नोट डाउन करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप पॉइंटर जैसे अगर इनको लिखते रहेंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे और बाद में आपको रिवाइज करने में जब हम क्वेश्चंस आगे और सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे CUET एग्ज़ाम के लिए, तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट स्लाइड थी माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर टॉपिक के लिए बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, एक तो चैप्टर बहुत छोटा सा है, दूसरी बात है कि उसमें इतनी कम चीज़ें उन्होंने इतने अच्छे से बताई हुई हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते कि ओ ये तो बहुत बेकार लग रहा है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो मैं ये छोड़ सकता या छोड़ सकती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सारे टॉपिक ऐसे पढ़ के जाएं कि इसमें से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। डेफिनेटली आप 20 के अराउंड इसी पेपर से मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके भी अपने अपने अलग अलग पॉइंट हैं। मैक्रो में हमने पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है, माइक्रो के अपने अलग अलग, माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखा है कि माइक्रो में सप्लायर्स इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडियरीज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जैसे हमारी लैंग्वेज में उनको बिचमनिया बोलते हैं, मीडिएटर्स बोलते हैं, जो बीच में पड़ते हैं, यानी रिटेलर और जो होल सेलर के बीच में जो मीडिएशन का काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल पब्लिक यानी कि कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कस्टमर्स के आपका कोई भी बिजनेस हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्केलेबल, स्टार्टअप, सोशल, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। और कॉम्पिटिटर्स, अगर आप मार्केट में एक छोटी सी नाई की दुकान भी खोलते हैं तो आपको तभी भी समझ में आएगा कि मार्केट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द मैक्रो एनवायरनमेंट। जब हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम एज ए होल कंट्री के एस्पेक्ट में बात करते हैं, और जब हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और जब हम मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं तो हम
तब हम कंट्री बिजनेस की बात कर रहे हैं। जब हम कंट्री बिजनेस में बात करते हैं तो हमारे मल्टीपल सेक्टर्स उसमें आ जाते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स बोले और या मल्टीपल कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। तो मैक्रो में जब आप कंट्री में बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स में जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है, तब आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने ज़रूरी हैं, तो वो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। जैसे इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल। जब आप बड़े लेवल पे आपका कोई बिजनेस काम कर रहा है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में वो आता है, तब आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी देखना पड़ता है कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या चल रही है, गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ क्या बनाया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सोशल से होता है कि आप कितना एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशली क्या बेनिफिट हो रहा है, आप सोसाइटी को एज ए होल सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या कितना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल होता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी भी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती है। तो आप क्या उस दायरे में ही रहकर कर रहे हैं या आप कुछ उससे बाहर कर रहे हैं, इस चीज़ की आपको लगातार एनालिसिस करते रहना है, उसके बारे में समझते रहना है। इकोनॉमिक तो वही आ गया कि आप कितना, आपका इन्फ्लेशन क्या है मार्केट में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और लोगों की इनकम क्या है, लोग किस हिसाब से परचेजिंग करते हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। लीगल फैक्टर में आता है कि एम्प्लॉयमेंट लॉ होते हैं, कंज्यूमर लॉ होते हैं, क्या जो कंपनीज हैं वो इन सारे एस्पेक्ट को सही से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में, कॉमर्स में तो आप लोग पढ़ते ही हैं, बिजनेस में भी, बिजनेस लॉ में भी, कंपनी लॉ में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत नया है या सिर्फ यही यूज़ आएगा, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ। आप इसको, होता है ना, आप इसको बेस बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आइडिया जनरेशन फील्ड। ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आइडिया जनरेशन फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं, कि कहाँ कहाँ से आइडिया जनरेट होता है, या आइडिया जनरेशन तो इन जनरल हो जाता है, लेकिन आप उसको कहाँ पे फिट बैठाते हैं कि आप एक कंपनी मार्केट में ला पाएँ। एंटरप्रेन्योर्स जो है कैसे वर्क करते हैं अपने आइडिया जनरेशन पे, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको लगातार अपने अराउंड, अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज देखते रहने चाहिए कि उनको आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें। द नेक्स्ट वन इज़ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जब आप मार्केट में उतर रहे हैं तो आप कम से कम उससे पहले एक अच्छा टाइम पीरियड देंगे इस पॉइंट को, कि आप एनालिसिस कर लेंगे कि पूरे मार्केट में आप जैसा प्रोडक्ट ला रहे हैं उससे पहले कैसी मार्केट थी, उससे पहले कैसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब आपको उसकी अच्छी नॉलेज होगी तब आप उससे और बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इज़ वो है जो मार्केट में जहाँ पे भी चीज़ें लैग कर रही होती हैं या किसी चीज़ की कमी होती है वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपको साइबर कैफ़ेज़ का दिया हुआ है कि जो रूरल एरियाज़ में होते हैं साइबर कैफ़ेज़ खुले होते हैं, जो आपकी कनेक्टिविटी और एक्सेस के जो गैप है उसको फुलफ़िल करते हैं। वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, या रूरल एरियाज़ में आप देखते होंगे कि हर किसी के पास लैपटॉप्स नहीं है। फ़ोन तो आजकल सबके पास है, लेकिन बहुत सारा काम है जो आप बिना लैपटॉप के या बिना सिस्टम के नहीं कर सकते। मार्केट ड्रिवन, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना मार्केट ड्रिवन है, क्या मार्केट में उसकी उतनी डिमांड है भी या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपको लगातार रिसर्च करते रहना है, पढ़ते रहना है, समझते रहना है।
द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से आपका सिंपल सा एक ही एग्जांपल आपको मिल लेता है, ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स ने मार्केट में जो है कितना बड़ा रेवोल्यूशन सा ला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ई कॉमर्स दिखा इंडस्ट्री में कि हाँ ठीक है आया और वो वैसा ही टिका हुआ है, आपको लगातार उसमें मॉडिफिकेशन दिख रहे होंगे कि नहीं वो कैसे और बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। तो ये आपके आइडिया जनरेशन फील्ड में आता है। नेक्स्ट इज स्पॉटिंग ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योर्स। ये हम लोगों ने ट्रेंड्स कल पढ़े थे कि कैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी मार्केट को समझते हैं। इसका स्पॉटिंग का मतलब ये है कि वो कैसे स्पॉट करते हैं कि क्या ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, उसको वो रीड करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, मैगज़ीन्स होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो रीड करके वो समझने की कोशिश करते हैं। वो बात करते हैं, अपने अराउंड लोगों से बात करते हैं, अपनी टीम होती है, अपने राइवलरीज जो होती हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे रिश्ते बनाते हैं। वो कस्टमर से बात करते रहते हैं रिव्यूज़ लेने के लिए, उससे उनको पता चलता है कि अच्छा क्या ट्रेंड है। वॉच ट्रेंड, आप टीवी पे न्यूज़ देखते होंगे या सोशल मीडिया पे आजकल एड्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलता रहता है कि अच्छा क्या ट्रेंड में चल रहा है, ये थोड़े टाइम पहले ट्रेंड में चल रहा था या मुझे लगता है कि ये अगले 2 साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहेगा। तो ये आपको सोशल मीडिया से समझ में आता है। थिंक ट्रेंड्स होते हैं जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है कि आपके अराउंड जो हो रहा है, आप कंज्यूमर बिहेवियर को जब आप एनालिसिस करते हैं तो वो आपके थिंक ट्रेंड्स में आ जाता है। अच्छा, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं कि आप ये सारे जो ट्रेंड हैं इनको आप लोग शॉर्ट एनालिसिस लगा के बहुत आराम से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को क्या बताया कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट्स होते हैं। सेम चीज़ इसमें अप्लाई होती हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक आता है, अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे टॉपिक एक दूसरे से इतना ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते कि ठीक है मैं ये छोड़ दूँ और मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है मुझे लगता है कि ये आपके किसी भी फील्ड के किसी भी बिजनेस को या किसी भी अर्निंग के किसी भी सोर्स को सबसे अच्छे से जो डिफाइन करता है वो है क्रिएटिविटी। आपको पता होगा कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप आर्ट वाले बहुत क्रिएटिव हैं कि आप बहुत सुंदर ड्राइंग बना लेते हैं। पहले क्रिएटिविटी से लोगों का सिर्फ इतना ही मतलब होता था, या वो क्राफ्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्राफ्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब जो होते हैं आपके हर फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गए हुए हैं, अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आपके थॉट्स बहुत डिफरेंट होंगे, आप हमेशा कुछ नया सोचते रहेंगे। अगर आप आजकल आप लोग सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा कंटेंट राइटिंग का, तो उसके लिए भी आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कि अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो क्रिएटिव हैं तो वो शो बिजनेस में या वो इंडस्ट्री में हमेशा बने रहेंगे और वो ट्रेंड्स को फॉलो करते रहेंगे क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी वाला पॉइंट है। इसके बारे में हम देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। क्रिएटिविटी इनेबल्स यूनिक सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड फॉस्टर्स इनोवेशन। वही पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं या अगर आपकी टीम में क्रिएटिविटी को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है तो आप हमेशा यूनिक सॉल्यूशंस लेके आएंगे कि प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, मार्केट जिस स्पीड से चेंज हो रही है, आप अपनी क्रिएटिविटी के दम पे उसी स्पीड से, इवन तो हो सकता है कि आप और उससे बेहतर स्पीड से आप प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाते रहें टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, उसके लिए क्रिएटिविटी बहुत काम आती है।
और यही क्रिएटिविटी अल्टीमेटली इनोवेशन बन जाती कि जब आप क्रिएटिव किसी भी कोई आइडिया है उस पर आप 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और आपके अंदर क्रिएटिविटी है, वो एस्पेक्ट है, तो आप डेफिनेटली कुछ इनोवेट कर देंगे। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉवेल्टी होती है, यूज़फुलनेस होती है, रेलेवेंस आर एसेंशियल टू इम्पैक्टफुल क्रिएटिविटी। इसमें तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहुत समझाने वाला है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि जो रेलेवेंस है, देखिए ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मान पता चले आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका आज की सोसाइटी से कुछ कोई भी रिलेवेंसी नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है अगर आज के टाइम में, तो आपकी क्रिएटिविटी को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी या आपको बोलते ना कि आपको उतना सराहा नहीं जाएगा जितना सराहा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रिलेवेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी क्रिएटिविटी उस रिलेटेड फील्ड में हो। पता चले कोई बहुत अच्छा कंटेंट लिखता है लेकिन हम उसको टेक बिजनेस में डाल दें तो वहाँ तो उसकी क्रिएटिविटी कोई काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट बहुत अच्छा लिखता है, वो टेक बिजनेस में क्रिएटिव नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। तो आपको हमेशा अपनी रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज द इनोवेशन फाउंडेशन। क्रिएटिव थिंकिंग इज द बेसिस फॉर कॉम्पिटिटिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग इज द बेसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की, बहुत बार ये होता है, पहले क्या होता था, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले क्या होता था कि क्रिएटिविटी एक आर्ट की तरह मानी जाती थी कि ठीक है आप बहुत क्रिएटिव है क्योंकि आप थ्रू आउट योर लाइफ आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं क्योंकि आपको वो पसंद है। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको इस अकॉर्डिंग आपको अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करते रहना होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आपकी तब सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी जब आपके आसपास कॉम्पिटिटिव माहौल है और आपको उस अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करना है। द नेक्स्ट इज यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। डिफरेंशिएशन अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स कस्टमर्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। देखिए, ये है कि आपको क्रिएटिव इस तरीके से होना है कि आप कोई एक आइडिया पुट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत अलग एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई बहुत अलग आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, थोड़े थोड़े रिलेटेड ही आते हैं कि ठीक है एक प्रोडक्ट है, मुझे इसमें और क्या बेहतर करना है। लेकिन हमेशा बेहतर में एक पॉइंट जुड़ा होना चाहिए, यूनिक। आप कितना ज़्यादा यूनिक आइडिया देंगे वो आपके लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा वर्क करता है। द नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस। The creativity involves ideation, experimentation and continuous refinement. किसी भी फील्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आप बिना किसी पाथ के आप क्रिएटिव नहीं हो सकते कि आप स्कैटर्ड अगर आइडियाज़ देंगे तो वो आपके किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। तो आपको क्रिएटिव होने की भी एक प्रोसेस होती है कि आपका आइडिएशन होना चाहिए। आपने कोई आइडिया पुट किया, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपके पास एक प्रॉपर थ्योरी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने ये सोचा है इस तरीके से इसको हम बिल्ड करेंगे या मार्केट में इसको ऐसे उतारेंगे, इसकी पब्लिसिटी ऐसे करेंगे, इसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसे होगी। एंड उसमें भी आपको कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट करते रहना है कि वो लगातार आपको उसमें और बेहतर और बेटर के लिए उसमें लगातार काम करते रहना है। इसकी केस स्टडी है, मैंने आपको केस स्टडीज़ बहुत सारी रेकमेंड की हैं, तो ये केस स्टडी आपको दी होगी, मनसुख भाई प्रजापति की है। मैं थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ कि उनकी वाइफ को नॉन स्टिक तवा चाहिए होता है जिसको वो आई गेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या वो उसको ले नहीं पा रहे हैं। तब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगे जो एक मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि उसके पास हो, जिसका वो यूज़ कर सके और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो उसके लिए उनके पास एक बहुत इनोवेटिव आइडिया था
इको फ्रेंडली क्ले रेफ्रिजरेटर्स का। ये क्या है? ये आपके बहुत सारे बॉक्सेस को टिक करती है। सबसे पहला है आपका सस्टेनेबल इनोवेशन, कि ये क्या है? इको फ्रेंडली है। आप क्ले से कोई फ्रिज बना रहे हैं, इसका मतलब आप इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से गैसेस निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उससे ये होता है कि आपको हर महीने बिल देना है, तो अगर जो बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया था। इस पे मनसुख भाई ने कैसे काम किया है, जब आप वो केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको उसके सारे पॉइंट समझ में आएंगे कि वो उन्होंने एक एक पॉइंट पे कैसे उन्होंने इनोवेशन पे कैसे काम किया है, कैसे उनका प्रोडक्ट यूनिक हो, उन्होंने सॉर्ट एनालिसिस कैसे यूज़ की, और उन्होंने हर चीज़ को कैसे डिवाइड कर करके एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाया। तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा। मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बहुत बड़ी नहीं है ये केस स्टडी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप उसको पढ़ते पढ़ते आपको और इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर इसके बारे में गूगल करके थोड़ा और डेप्थ नॉलेज लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो आप लोग बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप कॉलेज के लिए CUET का एग्ज़ाम देंगे, फिर जब आप कॉलेज में जाएंगे, बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जितनी भी इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सिर्फ केस स्टडी पे चल रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होगा, आप लोग के प्रोजेक्ट्स ही ऐसे होंगे कि आपको एक केस स्टडी दे दी गई है और आपको वो सॉल्व करनी है, कि आप ये जाइए, आप जाएंगे, आपको टीम मिलेगी कि आपको एक केस स्टडी सॉल्व करके लानी है। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ पढ़ेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, उसमें कैसे सारे आप किसी थ्योरी को उस केस स्टडी में कैसे पुट करते हैं, उससे कैसे रिजल्ट निकालते हैं, तब तक आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी का भी एक प्रोसेस होता है, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको क्रिएटिव रहना है और किसी बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल रहना है, तो आपको इस क्रिएटिव प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम करना है। इसका पहला पॉइंट है आइडिया जर्मिनेशन। Recognizing a new business opportunity is the initial creative step। देखिए, कब माना जाएगा कि आप बहुत क्रिएटिव हैं? कहते हैं ना कि बहुत आजकल ये चल रहा है कि आप किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वो आपके सामने और आप बताएं, और वो आपको बताएं कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत क्रिएटिव है, अरे आपने देखा नहीं है मेरे बच्चे को, वो तो बहुत क्रिएटिव बातें करता है। तो फिर आप पूछेंगे कि अच्छा, कैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है, या आप कैसे एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो प्रूफ करता हो कि आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है। तब अगर वो कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बहुत इनोवेटिव या कुछ बहुत अलग आउट ऑफ द बॉक्स उसने आइडिया दिया है जो उसके अराउंड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए पहला पॉइंट आता है कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पहला क्रिएटिव प्रोसेस का पॉइंट होता है कि आपको आइडिया जर्मिनेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करना है कि किसी भी बिजनेस के लिए कौन सा आइडिया बेस्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज द प्रेपरेशन। कंडक्टिंग रिसर्च एंड गैदरिंग रिसोर्सेज सपोर्ट्स पोटेंशियल एग्जीक्यूशन। आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास आइडिया है। आपके पास मुझे लगता है कि जो स्विगी लॉन्च हुआ, तो मान लीजिए उनके पास आइडिया था कि उनको लोगों तक खाना पहुंचाना है। तो ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया कि उन्होंने सोचा कि टाइम बचाना है और मुझे ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है जिससे लोगों तक खाना पहुंच जाए, वो रेस्टोरेंट तक लोगों को कनेक्ट करे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई, लेकिन अब उसकी वो तैयारी कैसे कर रहे हैं कि ये आइडिया मैं लॉन्च कैसे करूँगा, जब ये ज़मीनी स्तर पे आएगा, रियल ग्राउंड पे उतरेगा, तब ये कैसा होगा। उसके लिए आपको क्या करना? उसके लिए आपको
कॉन्टिन्यूअस जो है आपको रिसर्च करते रहना है, रिसोर्सेज ढूंढते रहना है, क्योंकि ये जब आप इस तरीके का बिजनेस में उतरते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा खासा रिसोर्स होना चाहिए जिसके साथ आप उस आइडिया को कैरी ऑन कर सकें और मार्केट में अपनी जगह बना सकें. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्यूबेशन. Reflection and subconscious processing refine and shape the idea. इसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के जस्ट बाद, ये जो स्टेज होती है इंक्यूबेशन की, इट्स नॉट लाइक वेरी विजिबल, ये आपको दिख नहीं रहा है कि अच्छा आप बताएंगे कि ये जो पार्ट है इसको मैं इंक्यूबेशन बोलूँगा, ये वैसा पॉइंट नहीं है. लेकिन जब प्रिपरेशन हो रही होगी या आपको लगेगा कि अब प्रिपरेशन से हम कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं, तब आपको ये रिफ्लेक्ट होगा और आपको लगेगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इस तरीके से चल रही है, आपका आइडिया जो है अब वो आपको दिख रहा है सामने. वो इंक्यूबेशन का पॉइंट होता है कि जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो रही होती है, आपको लगता है कि अच्छा ठीक है अब हम मार्केट में उतरने के लिए रेडी हैं, वो आपका इंक्यूबेशन का पॉइंट होता है. The next one is the illumination, a clear plan form for turning the idea into a feasible project. देखिए वही ये पॉइंट है कि illumination कैसे होता है. illumination मतलब आपको आभास हो, आपको ज्ञात होता रहे कि ठीक है जो मैंने आइडिया दिया था और उस पर लगातार जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने स्टेजेस उसकी बना रखी थी, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जो हमारा क्लियर हमने प्लान बनाया था और जो काम चल रहा है वो बिल्कुल एक जैसे काम कर रहे हैं. यानी कि अब जो प्रोजेक्ट है वो मैं उसको रियल लाइफ में उतार के देख सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन. टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द कॉन्सेप्ट इंश्योर्स प्रैक्टिकलिटी एंड डिमांड. ये कब होता है वेरिफिकेशन, यानी जब आप अपने सामान को, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, आप तभी तो वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने अभी तक जो पिछली जितनी स्टेजेस थी उसमें जो आपने काम किया, आप ये जो सब यहाँ से ये सब करके जब यहाँ पे पहुँचेंगे, जब वो मार्केट में उतरेगा, आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ और या नहीं हुआ. उसमें क्या है, आप टेस्ट करते हैं. वैलिडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इंश्योर्स प्रैक्टिकलिटी एंड डिमांड, कि जब आप थोड़ा सा मतलब कुछ कैसे मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, जब आप कुछ परसेंटेज में अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारते हैं ये जानने के लिए कि क्या मार्केट उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर भी रही है जिस अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि उसको प्रोडक्ट समझ में आएगा या उसे पसंद आएगा, ये आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है. देखिए इसका एग्जाम्पल वही है, प्रजापति नॉन इलेक्ट्रिक क्ले फ्रिज इन्वॉल्व थ्रू दीज क्रिएटिव स्टेजेस. जब आप ये केस स्टडी पढ़ेंगे, मैं इस पर लिख देती हूँ. जब आप ये केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि कब कब कौन कौन सा पॉइंट होता है और कब कब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कि कब हमें एनालिटिकल थिंकिंग यूज़ करने की ज़रूरत है, कब हमें फंडिंग पे काम करने की ज़रूरत है, कब हमें फील्ड पे काम करने की ज़रूरत है, कब हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें आपको उसी के साथ समझ में आती रहेंगी. देखिए ये एक डायग्राम से मैंने बताने की कोशिश की है कि आप पहले प्रिपरेशन करते हैं. देखिए इसमें आइडिया नहीं लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको आइडिया जर्मिनेशन भी ऐड कर सकते हैं. वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जब भी आपके दिमाग में थॉट आता है एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या है, तो उससे पहली चीज़ होती है कि आइडिया, कि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है. तो वो वर्ड आइडिया जर्मिनेशन इतना अंडरस्टूड वर्ड मान लिया है कि वो डायग्राम में भी यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग पुट नहीं करते हैं. ठीक है. तो आपका लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो पूछ ले कि 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन आपको जितने भी डायग्राम्स मिलेंगे आपको अपनी NCERT की बुक में भी दिखेगा कि डायग्राम में 4 ही स्टेजेस दी हुई हैं.
तो आप, मुझे लगता है कि आपको 5 याद करके चलनी है, और अगर वो 4 पूछ लेंगे तो 4 का आप आंसर दे देंगे, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड है एलिमेंट ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस। द बिजनेस आइडिया, the business of any product is only based on the creativity and on the innovation, यानी कि creativity plus innovation is all about बिजनेस। ठीक है, अगर आपको ये 2 एस्पेक्ट के बारे में पता है, या आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मेजर किन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, कि जिनके बिना आप बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोच ही नहीं सकते अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा, बहुत इनोवेटिव आइडिया नहीं है। इनोवेटिव और आइडिया दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास, मान लीजिए आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है, आपने वो आइडिया लोगों से शेयर किया, लेकिन वो आइडिया ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट जस्ट लाइक दैट, उसके समहाउ वो उससे मैच करता हुआ वो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो लोग आपसे बोलेंगे कि आपको यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, कि आपके अंदर अगर थोड़ी क्रिएटिविटी है तो आप उसको और बेहतर बना सकते हैं, उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर द 2 मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखते हैं कि हमारे इनोवेशन प्रोसेस के कौन कौन से एलिमेंट हैं। हमने क्रिएटिव प्रोसेस के एलिमेंट्स पढ़े। द फर्स्ट वन इज़ द एनालिटिकल प्लानिंग, outlines features, specification and resources needed for the product। ठीक है, एनालिटिकल प्लानिंग क्या होती है? हम लोग लगातार इस बारे में पढ़ रहे हैं कि आपको मार्केट की रिसर्च होनी चाहिए, आप मार्केट की रिसर्च करते रहें लगातार, आप प्रोडक्ट्स की रिसर्च करते रहें, आप आसपास देखते रहें कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं उसका कंपटीशन कितना है, आपके आजू बाजू कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उसके। तो ये जो एनालिटिकल प्लानिंग है वो आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। जो एनालिटिकल प्लानिंग है वो आउटलाइन करती है फीचर्स, कि आपके प्रोडक्ट के क्या बेहतर फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन, क्या स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी वजह से जो आपकी यूएसपी हो सकती है मार्केट में उतरने के बाद, एंड रिसोर्सेज, कि आपको उस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अभी चाहिए, या जब प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने होंगे, उसको और बेहतर करना होगा, तब आपको किन रिसोर्सेज की नीड लगातार रहेगी। द नेक्स्ट इज़ द रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग मटीरियल्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंसेस एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, कोई भी कंपनी बिना रिसोर्स के तो चलती नहीं है, कि आपके पास पता चले लोग नहीं हैं, आपके पास सिर्फ आइडिया है, आप 2 लोग हैं और आप 2 लोग मिलकर कंपनी चला लें, नहीं। इनिशियली होता है, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी होगी, लेकिन हमेशा जब भी आप उनसे इन डेप्थ बात में जाएंगे तो वो हमेशा बताएंगे कि नहीं, मेरे साथ हमेशा एक टीम रही जिसने मेरे लिए काम किया, उन्होंने फंडिंग के लिए हमेशा लगातार वो काम करते रहे, कि उनके पास फाइनेंस हो, उनके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। इन कुछ चीज़ों के बिना आपके पास कितना भी इनोवेटिव आइडिया हो, आप उसको मार्केट में लेके नहीं उतर सकते। तो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग मटेरियल, कि आपको मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करना है। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए रॉ मटेरियल चलता हो, रॉ मटेरियल चाहिए हो, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए आपको बहुत बार मटेरियल्स के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी है, आजकल हम लोग कहते हैं कि हम लोग टेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ना हो। तो ये तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने रहने के लिए चीज़ें ना हो और आप के पास आइडियाज़ बहुत अच्छा हो,
तो जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार इसी चीज़ पे काम करती रहती है कि हमारे पास किसी भी तरीके की रिसोर्स की कमी ना रहे, या हम उस रिसोर्स को कैसे लगातार बनाए रखें अपनी कंपनी को वर्क कराते रहने के लिए। द नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाइंग रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस टू क्रिएट और डिलीवर द प्रोडक्ट। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि आपने अभी तक जो काम किया, आप जो क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरते हुए यहाँ पहुँचे हैं कि आपने एनालिटिकल प्लानिंग कर ली, आपने एज ए होल सारी प्लानिंग कर ली, आपके पास रिसोर्स भी ऑर्गेनाइज हो गया है हर तरीके का, फिर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे कि आप प्रोडक्ट बना कैसे रहे हैं। देखिए आप फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंच रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो इस स्टेज में होता है जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट इज कॉमर्शियल एप्लीकेशन, पोजिशनिंग द प्रोडक्ट फॉर कस्टमर वैल्यू एंड मार्केट सक्सेस। आप अपना प्रोडक्ट इस तरीके से मार्केट में पोजीशन करते हैं कि जिससे आपको मार्केट सक्सेस मिले, जिससे आपको पता चले कि आप इतने लंबे समय तक जो एनालिसिस करते चले आ रहे थे, आप R&D पे इतना पैसा लगा रहे थे, एनालिटिकल थिंकिंग पे इतना पैसा लगा रहे थे, क्या वो सही जगह लगा है, क्या आपने उस पर सही काम किया है कि नहीं। वो ये स्टेज होती है कि आपको कॉमर्शियल एप्लीकेशन करते रहना होता है, आपको समझते रहना होता है। द नेक्स्ट इज market validation, ensuring product meets consumer needs and stands out in market, meets consumer needs and stand out in market। इसमें आप मार्केट वैलिडेशन यही कि जब आपका प्रोडक्ट सारी स्टेजेस, क्रिएटिव प्रोसेस की सारे स्टेजेस, इनोवेशन प्रोसेस की सारी स्टेजेस से गुजरते हुए यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब मार्केट में उतरने के बाद क्या हमारे प्रोडक्ट को उतना पसंद किया जा रहा है जितना हमने सोचा था, या उससे ज़्यादा उसकी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई है जितना हमने सोचा था। ये हमें इस स्टेज में पता चलता है। इसका एग्जांपल है टेस्लास कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन लेड टू मार्केट सक्सेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए ये तो कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई नया नाम नहीं है जो आप लोगों ने ना सुना हो। टेस्ला को क्यों इतना आप ये सोचिए कि टेस्ला बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। कभी कभार हम लोग भी सोचते हैं कि यार कैसे इन्होंने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। इसके पीछे ये सारी स्टेजेस हैं जिस पे वो सालों साल से काम कर रहे हैं और लगातार उसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड है सिलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। देखिए इसमें क्या है कि आप ये कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है, आप उसको अपने ग्रुप में शेयर करते हैं कि मुझे लगता है कि ये 2-4 लोग हैं जिनसे मैं शेयर कर सकती हूँ कि मेरा ये आइडिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आइडिया वर्क कर रहा है? पता चले उसमें 4 लोग और हैं, उन्होंने दो या 4 आइडियाज़ और दे दिए। तो आपको उस टाइम भी लगातार ये काम करते रहना है, ये समझते रहना है कि आपको कब राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कि मार्केट में वो लैग होना चाहिए। आपको ये सारे एस्पेक्ट ध्यान में रखने हैं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी है, अच्छा ये बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है, या मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं उस पर अपनी सारी मेहनत लगा सकती हूँ, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। आप वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उस पूरी प्रोसेस की बात यहाँ पे की गई है। पहला है आपको इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल, असेसिंग फीजिबिलिटी, मार्केट डिमांड एंड रिसोर्स नीड्स। देखिए जो मैंने अभी बात की उसको इसी में डिस्क्राइब किया है कि आपको फीजिबिलिटी को असेस करते रहना है कि क्या जो मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा क्या वो फीजिबल है कि नहीं है, क्या लोगों को समझ में पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको अपने पोटेंशियल को इवैल्यूएट करते रहना है, मार्केट डिमांड है कि नहीं है। पता चले आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया है जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं हो, आप कितने भी इनोवेटिव क्यों ना हो, लेकिन आपको वो आइडिया वर्क नहीं करेगा। तो आपको मार्केट डिमांड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और रिसोर्स नीड्स तो आपकी बेसिक चीज़ है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप ये सारी स्टेजेस जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी आप वहाँ तक ही नहीं पहुँचेंगे। द नेक्स्ट इज मार्केट
viability. Factors like market size, competition, and growth rate inform decision making. आपको ये देखना है कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है. बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेस्ला है, टेस्ला ने इतनी अच्छी कार्स निकाली हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि टेस्ला की मार्केट इंडिया में काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसकी मार्केट इंडिया के लिए है ही नहीं. क्या टेस्ला की मार्केट बांग्लादेश के लिए काम करेगी? नहीं. तो आपको अपने मार्केट साइज का बहुत ध्यान रखना है कि आप किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतार रहे हैं, उसका साइज़ क्या है, उसकी डिमांड्स क्या हैं, कंपटीशन कितना है. पता चले कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसके 20 कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं और वो कॉम्पिटिटर्स थोड़े लंबे समय से भी बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ अपनी जगह कैसे बना पाएंगे? वो आपके लिए थोड़ा टफ डिसीजन हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती हैं कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या मॉडिफिकेशन करना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. इससे रिलेटेड तो हमने पूरा टॉपिक ही पढ़ा है कि ये इसमें ही आपको माइक्रो और मैक्रो समझाया गया था कि अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको माइक्रो स्कैनिंग करनी है, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैक्रो स्कैनिंग करते रहना है. प्रोजेक्टेड रिटर्न्स, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉफिट, हम लोग ये पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्कैनिंग. कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशन एंड लीगल कंप्लाइंसेस. यहाँ पे देखिए इन्होंने इन्वायरमेंट स्कैनिंग को सम अप कर दिया, माइक्रो और मैक्रो दोनों को एक ही में जोड़ के बताया है कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है. ऐसा तो नहीं है कि आपकी मार्केट में बहुत मंदी चल रही है और आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें. जब मार्केट में मंदी है, लोगों की इनकम ही बहुत कम है, तो आपके प्रोडक्ट की मांग क्यों होगी? लोग क्यों ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे? तो आपको इकोनॉमिक कंडीशंस का भी लगातार ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन तो नहीं चल रहा है, डिफ्लेशन तो नहीं चल रहा है. लीगल कंप्लाइंसेस आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है कंज्यूमर लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी लैंड के सारे पेपर्स कंप्लीट हो, तो आपको लीगल कंप्लाइंसेस पे भी काम करना है. नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल कंसिडरेशन, प्रोजेक्टेड रिटर्न्स, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉफिट पोटेंशियल. देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हम बहुत लेट फाइनेंस में पहुंचते हैं, क्योंकि उससे पहले हम इनोवेशन, आइडिया, क्रिएशन, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं. लेकिन अगर मैं जितना समझती हूँ, मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी पॉइंट नहीं है. क्यों, मैं ये आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है. आपने उस आइडिया से एक टीम बना ली, आपने 10 लोगों की एक टीम बना ली, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपने एक टीम फॉर्म कर ली, उस पर आपने वर्क करना शुरू कर दिया कि ठीक है, आपके पास 2-2, 3-3 हर एक सेक्टर का आदमी बैठा हुआ है. एक है जो टेक्नोलॉजी पे अच्छा काम कर लेता है, एक की एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है. वो सारी चीज़ें जब अपने एंड पॉइंट पे पहुंचेंगी, तब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर वही आपके पास नहीं होगी, तो वो आप अभी तक जितनी भी मेहनत करके आ रहे हैं, आप जितना भी उस पर अपनी एनर्जी लगा के आ रहे हैं, वो सब कोलैप्स कर जाएगी. इसलिए आपको फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे भी लगातार काम करना है कि आप अपना प्रोजेक्ट ही इसी हिसाब से बनाएं, आप अपना काम ही इसी हिसाब से कर रहे हैं कि आपको उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है. फंडिंग, अब देखिए स्टार्टअप्स का आजकल हम लोग सुनते हैं कि स्टार्टअप चल रहे हैं और यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं स्टार्टअप, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी आजकल बहुत पॉलिसीज़ लॉन्च कर रही है कि हम इस लेवल के स्टार्टअप को इतनी फंडिंग देंगे, उस लेवल के स्टार्टअप को इतनी फंडिंग देंगे. तो आपको इस पे भी काम करते रहना है. और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है. आप बिजनेस में उतरते ही प्रॉफिट मोटिव से हैं, ठीक है. आप ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से ही काम कर रहे होते हैं. तो आपको फ्रॉम ज़ीरो, जब आप फ्रॉम स्क्रैच काम कर रहे होते हैं किसी बिजनेस पे, तो आपको प्रॉफिट पोटेंशियल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट साथ में लेके चलना होता है कि ठीक है, आप सब कुछ
गणित अपनी लगाते रहेंगे, आप उसमें सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है। द नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स एंड हाउ टू मिटिगेट देम। इस पे भी हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि आप रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं आपके, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जिनको हम लोग थ्रेट्स में पढ़ रहे थे, या हम लोगों ने अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ा है कि हम उनसे कैसे टैकल करते हैं, हम कैसे अपने आप को रेडी रखते हैं उन रिस्क से डील करने के लिए। आपको उसकी भी लगातार असेसमेंट करते रहना होता है। द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, selecting opportunities aligning with strength and resources। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने से पहले क्या सोचते हैं? आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मैं ये काम कर पाऊँ, क्या ये मेरे लाइकेबल वर्क है या नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी चूज़ करते हैं, प्लस उसमें क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे स्ट्रेंथ के भी सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है और रिसोर्सेज भी सारे वही ही यूज़ हो रहे हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, या मैं कहीं से भी उसका इंतज़ाम कर सकता हूँ या सकती हूँ। देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। मैंने बहुत सारे फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के भी नाम लिखे हुए हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं, ठीक है, बहुत से। ये देखिए, मनसुख भाई प्रजापति के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कितना इनोवेटिव काम किया है। ये बहुत अच्छी मुझे केस स्टडी लगी, तो मैं आपको लग ही रहा होगा कि मैं बहुत बार रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। जब आप इसको और पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से बहुत ज़्यादा फंड ना होते हुए कितने इनोवेटिव तरीके से मार्केट में छोटे स्तर से उन्होंने रिसर्च करते करते कितना अच्छा बिजनेस बना लिया। बिल गेट्स को तो हम जानते हैं, इनोवेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग द पीसी इंडस्ट्री। उन्होंने जो है पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री में तो रेवोल्यूशन सा ला दिया। री इमेजिनिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी विद यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन इन एप्पल प्रोडक्ट्स। देखिए, आज के टाइम में तो कितनी बहस चलती रहती है कि सैमसंग का फ़ोन अच्छा है कि एप्पल का फ़ोन अच्छा है, लेकिन ये बात मुझे लगता है डीप डाउन हर कोई मानेगा कि एप्पल के प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसी बात है कि जब भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है तो ये सारी डिबेट आपको ख़त्म होती हुई दिखती है कि नहीं, लेकिन ऑडियंस तो पूरी उस नए प्रोडक्ट की बात कर रही है, वो उसी प्रोडक्ट के पीछे दौड़ रही है, उसका ट्रेंड चलने लगता है कि वो सबसे ज़्यादा लोगों के आसपास बात करने का टॉपिक होता है। तो स्टीव जॉब्स को भी आप जानते हैं, पेटीएम कैपिटलाइजिंग ऑन डिजिटल पेमेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज डीमोनेटाइजेशन टू इन्हेंस कैशलेस ट्रांजैक्शंस। पेटीएम ने चीज़ें कितनी आसान कर दी। स्टार्टिंग में मैंने सुना था, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि इट्स नॉट गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन अब हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं। आप तुरंत किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं समझ पाता है, आपको मार्केट में उतरने के बाद थोड़ा समझना पड़ता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा है, या उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली पेटीएम ने इस इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि इसने हमारी चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं। आपको ट्रेन की टिकट करनी हो, आपको मूवी की टिकट करनी हो, आपको कोई सामान खरीदना हो, आपको किसी को पैसे भेजना हो, ये सारी चीज़ें कितनी आसान कर दी हैं। हल्दीराम के बारे में तो हम पढ़ते हुए आए हैं, थ्रू आउट द चैप्टर हमने देखा है, हमने समझा है कि हल्दीराम अपने आप में एक बहुत डिफरेंट, अपने कल्चर को, अपने रीजन को अभी तक इतना रिलेवेंट बनाए हुए अपने प्रोडक्ट में कैसे चेंजेस लाते रहना है, अपनी इनोवेशन पे काम करते रहना है, लेकिन अपने बेस से आपका जो कल्चर है उससे जुड़ते हुए। ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा इनोवेटिव होते चले जा रहे हैं कि जो आपकी यूएसपी है आप वो खो दें। तो ये हम हल्दीराम से सीखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लिपकार्ट, एड्रेस इंडियाज़ नीड फॉर एक्सेसिबल ऑनलाइन शॉपिंग, क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल मार्केट प्लेस। फ्लिपकार्ट ने मार्केट को कैसे कवर कर लिया कि
आपको कुछ भी लेना है, आपको फ़ोन लेना है, आपको कपड़े लेने हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, आपको होम अप्लायंसेस लेने हैं, आपको पर्दे लेने हैं, आपको चादर लेनी है, इन सारी चीज़ों के लिए फ्लिपकार्ट ने बिजनेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। मनसुख भाई प्रजापति की केस स्टडी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। कुछ थ्योरीज़ हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे शॉर्ट एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, ये थ्योरीज़ पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ठीक है इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और हमको कैसे उसको सॉल्व करना है। मार्केट अडाप्टेशन, ये जो पूरा चैप्टर है वो आपको एक फ्रेमवर्क बताता है कि आपको मार्केट में कैसे अडाप्टेशन के साथ काम करते रहना है। इंडस्ट्री इम्पैक्ट क्या है, ये जो थ्योरीज़ हैं वो आपको ये बताती हैं कि आपको क्रिएटिविटी के साथ स्केलेबल होना है, कि आप क्रिएटिव तो हैं लेकिन आप उसको एज ए होल कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाना है। ये सारी थ्योरीज आपको उसके लिए हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये हमेशा आपको इन्फॉर्म करती रहती हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के अपने बिजनेस को उस हिसाब से एक्सपेंड करना है। इसके जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं वो आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जो आप यूजुअली नहीं ध्यान रखते हैं, अगर आप उसको इस फॉर्म में ना पढ़ें तो शायद आप वो चीज़ें डक कर सकते हैं, आपको वो नहीं ध्यान रह सकती हैं। इसलिए आपको ये थ्योरीज अलग से याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ये आपके बहुत सारे पेपर्स में काम आएंगी। अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये बेस है कि अगर आप यहाँ से एनालिसिस कर लेना शुरू कर देते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पता होती हैं तो और सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।